नमस्कार साथियों, आज आप सबके बीच मैं यूजीसी नेट आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से क्लास लेकर आया हूं और इसके बीच आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत स्टैटिस्टिक्स का क्लास लेंगे। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रमाप विचलन। और ये जो क्लास है स्पेशल तो नेट के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, पर आप लोग यूजी पीजी के स्टूडेंट हों या फिर आप पीजीटी का तैयारी कर रहे हों, उनके लिए भी ये आप लोग का बहुत सहायता करने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए और इसी तरह से लगातार आप लोग को क्लास मिलते रहे। ठीक है, उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मित्रों, हम लोग देखते हैं आगे, आज के सेशन शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्या प्रमाप विचलन। ठीक है, जी हाँ, बिल्कुल अच्छी सुने। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रमाप विचलन और इस टॉपिक से प्रश्न रहते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए, तो स्टैंडर्ड डिवीजन में हम लोग देखेंगे आज, यानी कि प्रमाप विचलन में, कि प्रमाप विचलन अपकिरण को मापने का सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक ढंग है। ठीक है, जैसा कि हम लोग सभी क्लास में करते हैं कि आगे परिभाषा देखेंगे, उस संबंध में फिर उनका फार्मूला देखेंगे, उनके बाद उससे एक प्रश्न लेंगे। ठीक उसी प्रकार आज भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, पहले आप समझिए कि प्रमाप विचलन, ठीक है, स्टैटिक्स इकोनॉमिक्स में क्या काम। ठीक है, यानी कि प्रमाप विचलन आया क्यों। ठीक है, तो आप फिर अच्छी तरह से आप समझ पाइएगा। ठीक है, मैथ को। चलिए, तो कहता क्या है, प्रमाप विचलन अपकिरण को मापने का सबसे अधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक ढंग है। किसको? अपकिरण को मापने का। हम लोग देखिए बहुत पहले, ठीक है, बहुत कुछ पहले हम लोग अपकिरण एक चैप्टर देखे हुए थे। ठीक है, तो वही कह रहा है कि उसी को मापने के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय वैज्ञानिक ढंग है अपकिरण। ठीक है, प्रमाप विचलन क्या, कौन? प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन अपकिरण मापन की एक ऐसी रीति है, ऐसी विधि है, ठीक है, ऐसी मेथड है जिसमें ऊपर वर्णित अपकिरण मापने की रीतियों के दोषों को दूर किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, हम लोग जो पहले अपकिरण की माप के अंतर्गत जो देखे थे कि उसमें कुछ कुछ आप लोग का दोष था, उस दोष को ये क्या करते हैं, पूरा करते हैं, है ना, यानी कि दूर करते हैं। समझ गए? जो त्रुटि था उनको दूर करते हैं। कौन? प्रमाप विचलन। तो प्रमाप विचलन निकालते समय कह रहा है कि जब आप प्रमाप विचलन निकालिए तो उस समय किन बातों को ध्यान देना होगा। सो देखिए, प्रमाप विचलन निकालते समय ऐसी क्रिया की जाती है कि विचलन के सभी पद स्वयं धनात्मक हो जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि प्रमाप विचलन निकालते समय हम लोग देखेंगे, जब हम लोग बनाने लगेंगे मैथ इनका, ठीक है, तो उस समय देखेंगे कि प्रमाप विचलन में, ठीक है, जब उनका पद ज्ञात करते हैं तो वह स्वतः जो है क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। तो आप लोग बतलाएंगे आगे। ठीक है, और गणितीय अशुद्धता नहीं रहती है। समझ गए? कहने का मतलब छोटा मोटा जो भी होता था पहले गणितीय असुविधा, वो नहीं रहता है। ठीक है, तो अशुद्धता नहीं होने के कारण तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका प्लस माइनस चिन्हों को भी छोड़ा नहीं जाता। कहने का मतलब है कि प्रमाप विचलन में प्लस प्लस को भी और माइनस को भी सभी का ध्यान दिया जाता है, बल्कि सभी विचलनों का वर्ग निकाल लेते हैं। समझ गए? जो विचलन होते हैं उसे वर्ग कर देते हैं, इससे आपके जो माइनस होता है वो प्लस स्वतः हो जाता है। ठीक है, वर्ग करने पर अपने आप सभी विचलन क्या है, धनात्मक हो जाता है। तो आप लोग बोले कि माइनस माइनस प्लस होता है, वही बात यहाँ पर बोल रहा है। इन वर्गीकृत विचलनों के सरल माध्य का वर्गमूल प्रमाप विचलन होता है। समझ गए? तो कह रहा है कि सरल माध्य का वर्गमूल जो क्या होगा वो प्रमाप विचलन होगा, है ना। यानी कि वर्गमूल से जो हम लोग फार्मूला जो देखेंगे बनाएंगे और वर्गमूल के बाहर जो मान होगा वही मेरा आपका प्रमाप विचलन होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ तक समझें। अब देखिए प्रमाप विचलन समझ पाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ कहता क्या है परिभाषा, किसी समंक समूह को विभिन्न पदों के समांतर मद के लिए गए विचलनों के वर्गों के
समांतर माध्य का धनात्मक वर्गमूल परमाप विचलन कहलाता है। समझ गए? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर धनात्मक वर्गमूल क्या होगा? परमाप विचलन कहलाता है। ठीक है, यानी कि प्लस में होना चाहिए। चलिए, तो ये हम लोग क्लियर कर पाए। अब हम लोग चलते हैं प्रसरण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, कहता क्या है कि समांतर माध्य के लिए, ठीक है, समांतर माध्य के लिए गैर विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य, ठीक है, के परित द्विआघूर्ण, ठीक है, अथवा प्रसरण कहलाता है। क्या कहता है? समांतर माध्य के लिए आपका परित द्विआघूर्ण अथवा क्या कहलाएगा? प्रसरण। कौन? समांतर माध्य के लिए विचलनों का वर्गों का समांतर। समझ गए? ये वाला पॉइंट को लिया गया है। इसे हम लोग प्रसरण भी कह सकते हैं या फिर द्विआघूर्ण भी कह सकते हैं। इसी घात का वर्गमूल परमाप विचलन होता है। समझ गए? कह रहा है इसी घात का जो आपका वर्गमूल जो होता है उसे हम लोग परमाप विचलन कहते हैं। कारण यह है कि यह विचलनों के वर्ग से निकाला जा सकता है। समझ गए? क्या है? विचलनों के वर्ग से क्या है, इसे ज्ञात कर सकते हैं और इसको मध्य विभ्रम या माध्य के परितः मूल माध्य वर्ग विचलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल माध्य वर्ग विचलन भी कहा जाता है। परमाप विचलन को, ठीक है, ग्रीक, ठीक है, परमाप विचलन को ग्रीक वर्गमाला के अक्षर सिग्मा, ठीक है, ये आप लोग का सिग्मा, इसे सिग्मा भी कहते हैं, से व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि परमाप विचलन की जगह में इस तरह से सिंबल रहेगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? परमाप विचलन। ठीक है, इसे परमाप विचलन कहेंगे, इंडिकेट किया जाता है परमाप विचलन को। ठीक है, सिग्मा का, छोटा सिग्मा से व्यक्त किया जाता है। और इस प्रकार प्रसरण, ठीक है, यानी प्रसरण बराबर सिग्मा वर्ग, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर, यानी कि परमाप विचलन का वर्ग। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, समझ में गए? ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो आप लोग समझ गए कि नाम अंकित इसका कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए कि परमाप विचलन की गणना में महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, ठीक है, कहता है कि जब आप परमाप विचलन करें, है ना, ज्ञात करें, तो उसमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। परमाप विचलन के मूल्यों के विचलन सदैव समांतर माध्य से लिए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आपका परमाप विचलन के मूल्यों के विचलन का सदैव क्या है? समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है, लिया जाता है। अब विचलनों की गणना के लिए माध्यका अथवा भूयिष्ठक का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये आप लोग को ध्यान देना, इसमें बात है कि माध्यका और भूयिष्ठक यानी बहुलक का आपका विचलन में इसका उपयोग नहीं है, प्रयोग नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना चाहिए और आप लोग से इससे प्रश्न बनता भी है। ठीक है, विचलनों की गणना के माध्य विचलन की गणना की तरह बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? बीजगणितीय चिन्हों को छोड़ा नहीं जाता। ठीक है, किस तरह? माध्य विचलन की तरह, इसके जो हम लोग पिछले क्लास में माध्य विचलन निकालने के लिए सीखे थे। ठीक है, उसी के जैसा कह रहा है, वैसा नहीं होता है विचलनों की गणना में, माध्य विचलन की तरह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किसी समूह के विभिन्न पदों, थर्ड देख रहे हैं, किसी समूह के विभिन्न पदों के किसी बिंदु ए से लिए गए विचलनों के वर्गों का समांतर माध्य वर्ग विचलन कहा जाता है। ठीक है, यदि ए बराबर, ठीक है, एक्स बार, यानी कि इसको मीन कह सकते हैं, माध्य कह सकते हैं, ठीक है, हो तो आपका माध्य वर्ग विचलन को प्रसरण कहा जाता है तथा आपका सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, से व्यक्त किया जाता है। और माध्य वर्ग विचलन का मान समांतर के परित न्यूनतम होता है और इस प्रकार प्रसरण का धनात्मक वर्ग मूल ही परमाप विचलन या मानक विचलन है, अर्थात मानक विचलन का वर्ग प्रसरण है। ठीक है, ये बात किया। फोर्थ कहता है कि परमाप विचलन का न्यूनतम मान शून्य होता है। परमाप विचलन का न्यूनतम मान क्या होता है? शून्य होता है। जैसे जैसे पद मूल्यों का बिखराव माध्य से दूर दूर होता जाएगा, परमाप विचलन का मान भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या होगा? आपका परमाप विचलन का भी मान वो क्या है? बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें कि आपका परमाप विचलन की गणना करते समय किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये 4 पॉइंट अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो अभी जैसे जैसे हम लोग अभी
मैथ में हम लोग ज्ञात करेंगे तो आपको पूरा अभी चारों बातों याद आने लगेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो पे बने रहिए, आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे परमाप विचलन का गुणांक जब ज्ञात करना हो, या फिर विचरण गुणांक। तो परमाप विचलन का गुणांक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं विचरण गुणांक, अगर आपको ज्ञात करनी हो तो इसका फार्मूला है आपका सिग्मा बाय मीन। ठीक है, सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, और एक कहने का मतलब परमाप विचलन। ठीक है, और ये आपका हो गया मीन, एक्स बार जो है ये मीन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और उसी तरह बताया जा रहा है कि व्यंजक, ठीक है, आपका सिग्मा बाय मीन इंटू 100 को प्राय विचरण गुणांक कहा जाता है। ठीक है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करना होगा तो वहां पर क्या करना होगा, आपको 100 से गुना करना होगा, 100 से। ठीक है, और परमाप विचलन का गुणांक जो है ये तो फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग समझ पाए। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। परमाप विचलन की रीति की बात किया जाए, यानी कि परमाप विचलन को किन किन विधि से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनका आपका प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट है ना, लघु रीति आपका, ठीक है, उनके बाद मूल्य वर्ग रीति, उनके बाद पद विचलन रीति। तो इन 4 विधि से हम लोग परमाप विचलन निकालते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रत्यक्ष रीति से, समझ गए, प्रत्यक्ष रीति से देखने वाले हैं और इसको हम लोग पूरा भी करते हैं। तो प्रत्यक्ष रीति में, ठीक है, प्रत्यक्ष रीति का आपका मैथ बनाने के लिए उसका फार्मूला की दरकार हो। ठीक है, और फार्मूला कैसा लगता है प्रत्यक्ष रीति में सो देखिए। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रीति में आपका जो फार्मूला लगता है ये लगता है, ठीक है, सिग्मा बराबर, यानी कि परमाप विचलन बराबर, ठीक है, अंडर रूट सिग्मा, बड़ा सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन। ठीक है, तो आप देखिए इसका मतलब क्या है, कहता है कि यहाँ पर इस रीति में कहता है क्या है कि समांक माला के मूल्यों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं, जिसको मीन कहते हैं, और इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं। मतलब इस फार्मूला में मैथ को सजाने के लिए आप लोग को इस तरह से पूरा ज्ञात करनी होगी। ठीक है, चलिए तो सेकंड कहता है कि इस माध्य है ना, इस प्राप्त माध्य से समांक माला के विभिन्न मूल्यों का विचलन निकालते हैं। अब विचलन हम लोग जो डी स्क्वायर देखें, ठीक है, वो पहले हम लोग डी निकालेंगे। और डी निकालने के लिए क्या है कि एक्स का जो हम लोग का मान दिया रहता है वो एक्स, और जो मेरा मीन जो आएगा निकाल के, यानी कि माध्य, ठीक है, मीन माध्य जो आएगा उसको माइनस करेंगे, मेरा डी मान निकलेगा। कहता है कि इस विचलनों का वर्ग निकाल कर उसका योग कर लेंगे, तब मेरा क्या निकलेगा, सिग्मा डी स्क्वायर। समझ गए, इसका वर्ग करने पर। चौथा कहता है कि विचलनों के वर्गों के योग में पदों की संख्या का भाग देने पर, ठीक है, मतलब n से भाग देने पर, तब हम मेरा निकलेगा कि सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। समझ गए। अब कहता है कि प्राप्त भाजनफल, ठीक है, का वर्गमूल निकाल लेते हैं। कहने का मतलब जो भी हम लोग का मान आया अब उसको अंडर रूट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आ गया है ना, और आप लोग समझ गए होंगे, पूरी विश्वास है। फिर भी देख लीजिए, इसे हम लोग परमाप विचलन कहते हैं। यहाँ पर नीचे दिखलाया गया है डी स्क्वायर, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि समांतर माध्य के ज्ञात किए गए विचलनों का वर्ग, और एन का मतलब है कुल पद संख्या। अब चलिए इसको हम लोग एक प्रश्न में हल करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और मेरे ख्याल से लगता है कि आप लोग समझ गए, तो फिर भूलिएगा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए पहले समझने का प्रयास कीजिए कि ये परमाप विचलन का प्रश्न है, प्रत्यक्ष रीति से इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, कहता है कि प्रश्न में कि 10 व्यक्तियों की मासिक आय, ठीक है, 10 व्यक्ति का निम्न प्रकार है, परमाप विचलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10 व्यक्ति का मासिक आय दिया हुआ है, इसे परमाप विचलन ज्ञात करना है। साथ ही कहता है कि परमाप विचलन गुणांक भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग के यहाँ 2 निकालना है, एक परमाप विचलन निकालना है, एक परमाप विचलन का गुणांक निकालना है। आप लोग व्यक्ति दे रहे हैं, पहला ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का, सी नाम का, ऐसे करके अलग जे तक है, ये सब अलग अलग नाम के व्यक्ति हैं।
आई कहता है 120, ए 120, बी 110, सी 115, डी 122, ये अलग अलग उनका आय है, इनकम है, मासिक आय। ठीक है, अब इनको हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। तो हल करने के सीधा ये है कि आपको पहले व्यक्ति और आय को पहले सजाइए। ठीक है, सजाने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम लोग ज्ञात करते हैं उस तरह से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या कि आप ये वाला जो है ये आपको व्यक्ति है टोटल, और ये आप लोग का व्यक्ति द्वारा है ना, व्यक्ति द्वारा कमाया हुआ आय, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो इन बातों दोनों बातों को देखेंगे, ये हम लोग का प्रश्न में ही दिया हुआ है। उनके बाद वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो निकालना है, ये निकालना है, ये सब हम लोग को कहाँ से आएगा, फार्मूला से आएगा। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, हम लोग दोनों लिखे, लिखने के बाद हम लोग को पता चल रहा है फार्मूला क्या है। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालने के लिए बोला गया है, तो परमाप विचलन। सीधा हम परमाप विचलन का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो परमाप विचलन में आप लोग को क्या निकालने बोला जा रहा है, ये देखिए क्या है कि अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। तो एन तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, कि एन मेरा जितना भी पद है, तो पद मेरा 10 है। ठीक है, एन बराबर 10 हो गया पदों की संख्या, तो एन मेरा निकल गया यहीं पर। अब देखना है सिग्मा डी स्क्वायर है ना, डी क्या है, तो डी अभी हम लोग देखे थे फार्मूला में। ठीक है, इससे पहले। ठीक है, कि डी बराबर होता है एक्स माइनस मीन। ठीक है, एक्स माइनस मीन, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तो एक्स तो हम लोग का ये दिया हुआ है, अब हम लोग को निकालना क्या होगा, माध्य। समझ गए, अब माध्य निकालने के लिए फिर अब हम लोग को माध्य का फार्मूला में ज्ञात करना होगा। समझ गए, अब हम लोग को पहले फिर माध्य निकालना होगा। अब माध्य निकालेंगे, माध्य का व्यक्तिगत रीति में जो फार्मूला निकालते हैं, है ना, लगाते हैं सिग्मा एक्स बाई एन, यानी कि एक्स टोटल कितना है, तो ये आपका 1230 है, यहाँ लिख दिए 1230। एन कितना है आपका 10, अब काट दिए 123 आ गया। तो मेरे प्यारे साथियों, मीन हम लोग का कितना निकल गया, माध्य 123। ठीक है, अब इस 123 को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, क्या है, 123 को यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर। यहाँ देखिए डी बराबर कहता है एक्स माइनस मीन, तो एक्स तो ए है, और हम लोग को मीन जो निकाले वो 123 निकाले। ठीक है, अब एक बार ए एक्स को लीजिए, फिर 123 को लीजिए, इसका मतलब तो यही हुआ, तभी डी निकलेगा ना। 120 माइनस 123 तो आएगा क्या आपका -3। 110 माइनस आपका 123 तो उल्टा घटेगा, तो माइनस आपका 13। 115 माइनस 123 तो यहाँ बचेगा आपका -8। 122 माइनस 123 तो बचेगा आपका -1। ठीक है, इस तरह से हम लोग का अलग 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 करते करते निकल जाएगा। ठीक है, निकलने के बाद क्या है, ठीक है, और जो हम लोग का मान प्लस माइनस में आएगा उसको हम इस तरह से लिखते चले जाएंगे। समझ गए, समझ रहे प्यारे साथियों, चलिए समझ रहे होंगे, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए हम लोग का तो डी निकला हुआ है, और हम लोग को फार्मूला में पूछा गया है डी स्क्वायर। ठीक है, तो डी स्क्वायर यानी कि जो डी का मान आया है उससे हम लोग वर्ग करेंगे, जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो 3 गुना 3 -3 गुना -3, तब माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 3 3 3 9 हो गया। उसी तरह -13 गुना -13, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 169 हो जाएगा। डी स्क्वायर मतलब हुआ क्या कि इसी का आप स्क्वायर करते चले जाइए। ठीक है, सबका ये मान निकलते चला जाएगा, माइनस माइनस जो है सब प्लस हो जाएगा, और 8 8 64 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, 17 का इंटू 17। ठीक है, तो आपका हो गया 289। 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 3 3 9 हो गया, 8 8 64 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग का डी का मान निकल गया। अब इसको हम लोग कुल मिलाकर जोड़ देंगे, और ये जोड़ने के बाद हम लोग को प्राप्त होगा सिग्मा डी स्क्वायर बराबर आपका 622। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही समझ पा रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पर देखने का आप लोग की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग निकाल लिए सिग्मा डी स्क्वायर 622, एन दिया ही हुआ है। फार्मूला में क्या क्या चाहिए, तो फार्मूला में बस 2 ही चाहिए, रूट लगा दीजिए फार्मूला में जो दिया हुआ है। 622 अंदर लिखा हुआ है बट्टा 10, उसको काटिएगा, अंदर भाग दीजिएगा तो हो जाएगा, है ना, 62.2।
ठीक है, यानी कि सीधा एक आपका 10 नीचे 1 अंकों के बाद पॉइंट लगा दीजिए, सीधा बात है। ठीक है, अब इसे आप लोग जो बचपन में, ठीक है, आप लोग बच्चा समय में जो अंडर रूट निकाल रहे थे, है ना, चौथा पाँचवा क्लास में, उसी तरह से आप इसका वर्गमूल निकालिए, और वर्गमूल निकाल के जो निकालिएगा वही मेरा आंसर होगा। ये निकलेगा हम लोग का परमाप विचलन। अब उसी तरह से परमाप विचलन का गुणांक भी ज्ञात करना हम लोग देखे थे। तो परमाप विचलन का गुणांक जो ज्ञात करना है उसमें क्या करना है, परमाप विचलन, ये परमाप विचलन बट्टा मीन। तो परमाप विचलन हम लोग का क्या आया 7.89, और मीन जो हम लोग का आया 123, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट 123। अब इस दोनों को यहाँ पर हम लोग रखेंगे, और रखने के बाद जो काट छाट के जो आएगा वही मेरा हो जाएगा परमाप विचलन का गुणांक। ठीक है, और ये आया आपका 0.064। ठीक है, तो इस तरह से निकला हम लोग का परमाप विचलन का गुणांक। और आप लोग आज समझ पाए, ठीक है, कि प्रत्यक्ष रीति डायरेक्ट मेथड से हम लोग परमाप विचलन निकालने के लिए समझ पाए। और आप लोग का जो फार्मूला देखे हुए थे, परिभाषा देखे हुए थे, उनका भी उपयोग आप लोग समझ पाए पूरा भली भांति। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, और इसी का परमाप विचलन का जब आप खंडित श्रेणी में, है ना, मतलब इसी का अलग मेथड से आप, ठीक है, निकालना चाहते हैं तो उनके लिए अलग अलग फार्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। क्या है कि सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस आपका एन इनटू आपका मीन माइनस ए मतलब कल्पित माध्य, ए एम, है ना, एज्यूम्ड मीन है, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, बाई एन। तो इस तरह से अलग अलग इसमें सबका फार्मूला दिया हुआ है। बस इसमें आप देख सकते हैं कि प्रथम, द्वितीय और तीसरा और चौथा सबका अलग अलग फार्मूला दिया हुआ है। जो आपको आसान लगे उसका आप उपयोग कर सकते हैं। बस फार्मूला इसमें आप लोग देख सकते हैं इस पार्ट में। ठीक है, और इस पार्ट में अगर आप लोग को फार्मूला में समझना होगा और अधिक जानकारी लेना होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो परमाप विचलन dx का मतलब क्या होता है, कल्पित माध्य से विचलन, है ना, कल्पित माध्य से विचलन ज्ञात कर होता है, उसे dx कहते हैं। डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कल्पित माध्य का वर्ग को कहते हैं। n मतलब पदों की संख्या। ये क्या हुआ, वास्तविक समांतर माध्य, जो मीन कह रहे हैं पहले से। एक ये हुआ कल्पित माध्य समांतर हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग सब देख पाए, और इनका बस फार्मूला को देखिए, बस इतना काफ़ी है। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं परमाप विचलन को खंडित श्रेणी में ज्ञात करने की मेथड की बात करेंगे, रीति का। जब खंडित श्रेणी का जब प्रश्न हो, जब आपका x दिया हुआ हो, f दिया हुआ हो, ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो कैसा फार्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समय हम ना लेते हैं। ठीक है, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे कि x क्या है, d कैसे निकालते हैं, ये सब पहले देखा हुआ चीज़ है। ठीक है, इसमें d है, इसमें नया एक आपका f आया है, इसमें इंटू करेंगे तो एफ डी स्क्वायर हो जाएगा, एफ इंटू डी स्क्वायर, है ना। अब उसको जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी सब सेम है। बस फार्मूला को देखिए यहाँ पर। ठीक है, फार्मूला में क्या है आपका, ये फार्मूला है परमाप विचलन बराबर आपका सिग्मा, ठीक है, अंडर रूट कहता है कि सिग्मा एफ डी स्क्वायर एन बाई एन। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एफ है, इस फार्मूला में एफ लिया है, तो सिग्मा एफ बोले या एन बात बराबर है। इसमें बड़ी वाली की बात किया जा रहा है, इसमें नंबर नहीं चाहिए, इसमें फ्रीक्वेंसी का जोड़ चाहिए। समझ गए, बस इसमें खंडित श्रेणी में यही एक चेंज होता है। समझ गए, आवृत्तियों का योग चाहिए, फ्रीक्वेंसी का जोड़ चाहिए। ठीक है, प्लस उनके बाद आप जब लघु रीति में इसका उपयोग करते हैं तो उस लघु रीति में आपका इसका फार्मूला इस तरह से आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, और इस फार्मूला में आपका क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर, है ना, डी एक्स स्क्वायर बाई एन, इसमें है आपका सिग्मा एफ इंटू, ठीक है, डी स्क्वायर बाई एन का होल स्क्वायर। समझ गए, तो इस तरह से आप लोग का ये फार्मूला है, फार्मूला याद करना है, आप लोग को ध्यान में देना है। अब चलिए हम लोग इस फार्मूला को देखेंगे, खंडित श्रेणी का प्रश्न एक बना के कि कैसे इसका काम किया जाए। ठीक है, कैसे इसका उपयोग है। तो खंडित श्रेणी का परमाप विचलन ज्ञात करने का जो मेथड है, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे खंडित श्रेणी का एक प्रश्न है जिससे हम लोग को निकालना क्या है, परमाप विचलन। x का मान दिया हुआ है, आपका y का मान दिया हुआ है। y मतलब फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं f लिखा रहेगा, कहीं y भी लिखा रहेगा, तो आपको खुद पहचानना होगा x और f। ठीक है, चलिए, तो x f हम लोग का जो दिया हुआ है प्रश्न में, उससे पहले हम लोग जैसे पहले करते थे कि उसको पहले खड़ा में सजाइए। ठीक है, x f को लिखिए जो हम लोग का प्रश्न में दिया हुआ है।
ये एक्स का मान है और ये एफ का मान है। लिख लिए। लिखने के बाद एफ को जोड़ दीजिए, आपका 48 हो गया 48। ठीक है, हमको निकालना क्या है खंडित श्रेणी में परमाप विचलन। परमाप विचलन का फॉर्मूला क्या है हम लोग का, सो देखिए परमाप विचलन का फॉर्मूला है मेरे प्यारे साथियों ए वाला। ठीक है, कहता है कि हम लोग को क्या क्या निकालना होगा कि सिग्मा, ठीक है, कहता है सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को डी एक्स निकालना होगा, एफ तो यहाँ पर दिया हुआ है, डी एक्स निकालना है और डी स्क्वायर निकालना है, सॉरी डी एक्स स्क्वायर निकालना है, समझ गए। डी एक्स और डी एक्स स्क्वायर, एन तो दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, बाकी सब जोड़ के आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो डी एक्स हम लोग निकालते कैसे हैं, सो देखिए। तो डी एक्स निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सो देखिए डी एक्स का फार्मूला क्या है मित्रों कि आपका x माइनस ए या ए एम या फिर कह सकते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, यानी कि इसको मान लेते हैं ए को, इसीलिए इसको ए से इंडिकेट किया जाता है, ए या ए एम। तो मानना कहाँ पर है, तो आप जब भी मानिएगा x में से कोई को भी आप मान सकते हो, कोई एक संख्या को मानना है। तो ए आपको मानना है इसमें, तो हम अपने सुविधा के लिए बीच वाले संख्या को 9 को माने ए, तो ए या ए एम बराबर मेरा हो गया 9। ठीक है, अब जब 9 आया तो डी एक्स बराबर फार्मूला होता है x माइनस ए, यानी कि जो माने उसको x से बारी बारी से घटाते जाइए। तो यहाँ 6 माइनस आपका हो जाएगा 9, तो डी एक्स मेरा निकलेगा -3। 7 माइनस 9 -2, 8 माइनस 9 -1, 9 में 9 गया आपका 0, 10 में 9 गया आपका 1, 11 में 9 गया 2, 12 में 9 गया आपका 3। इस तरह से आपका अलग अलग जो है क्या है, आपका अलग अलग क्या है आप लोग का मान आया। ठीक है, डी एक्स का आप लोग का अलग अलग मान आया, और वो भी प्लस में भी आया और माइनस में भी आया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को क्या करना है, हम लोग को फार्मूला में देखिए एफ डी एक्स भी चाहिए, यहाँ पर जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, समझ गए, ये वाला जो पॉइंट दिया हुआ है एफ डी एक्स चाहिए, एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसी के लिए मैं एफ डी एक्स को पहले गुना करेंगे, ये जो डी एक्स का मान आया और एफ का जो मान आया, समझ गए मेरे प्यारे साथियों। चलिए अच्छी बात है। ठीक है, तो देखिए इसमें एफ और डी एक्स को गुना करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, तो आ जाएगा आपका 3 तिहाई 9 -9 में आएगा, 6 दूना 12 -12 होगा, 9 माइनस 1 तो -9। ठीक है, 13 गुना 0 तो 0, 8 एकम 8, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, लिख दिए। लिखने के बाद अब इसको आप जोड़िए। ठीक है, कितना आता है, तो कितना आएगा आपका 9 और 9 18, 18 और 12 30, कितना में आया -30, और नीचे में जोड़िए आपका इधर आया 12 8 20 और 10 30, तो प्लस में आपका आया क्या 30। ठीक है, तो -30 और प्लस में 30, तो प्लस माइनस कट के मेरा क्या आ गया 0, समझ गए। तो हम लोग का जो मान निकला सिग्मा एफ इंटू डी एक्स, सिग्मा एफ इंटू डी एक्स क्या निकला 0। तो इसके जगह में हम लोग क्या रखेंगे मित्रों 0। अब हम लोग को देखेंगे, हम लोग को भी बोला गया आगे कि एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसके लिए पहले हम लोग को डी एक्स स्क्वायर निकालना होगा, और जो डी का मान निकला है उसका वर्ग कर दीजिए। -3 इंटू -3 9, -2 इंटू -2 4, सब प्लस में आएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग करते चले जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, हम लोग डी स्क्वायर भी निकाल लिए। ठीक है, अब डी एक्स स्क्वायर को हम लोग एफ से क्या है गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो डी एक्स स्क्वायर से हम लोग एफ से गुना कर देंगे। ठीक है, हम लोग एफ से क्या है गुना कर देंगे, मतलब आपका एफ का जो मान है और डी स्क्वायर का मान है 3 गुना 9 तिया 27, 6 और 4 गुना करेंगे 24, 9 और 1 गुना करेंगे 9, 13
इंटू 0 आपका हो जाएगा 0। 8 गुना आपका 1 तो 8, 5 गुना आपका 4 तो 5 चौका 20, 4 गुना 9 तो 9 चौका 36। इस तरह से होने के बाद अब इस मान को हम लोग जोड़ देंगे और निकलेगा क्या, सिग्मा, ठीक है, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर बराबर निकलेगा 124, ठीक है, जो यहाँ पर दिया हुआ है। समझ गए? हम लोग का सब सारा मान निकाल लिए, ठीक है, और हम लोग साथ ही बता दें कि सिग्मा एफ भी निकाल लिए, है ना, सिग्मा आपका एफ भी निकाल लिए, ए वाला, ठीक है। तो आप देखना क्या है, अब रखिए सबको फार्मूला में धड़ाधड़, ठीक है। तो देखिए इस फार्मूला में रख लिए, हम लोग का आया सिग्मा एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर 124, इसके जगह में 124 रखें। एन मेरा फ्रिक्वेंसी जो है जोड़, एन बड़ा, ठीक है, 48 दिया हुआ है, 48 रख दिए। सिग्मा एफ डी एक्स ये हम लोग निकाले थे 0, यहाँ पर 0 है, और बट्टा एन, तो 48 का मान यहाँ पर रखे और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद मान रखने के बाद इसको आपस में नीचे से भाग देंगे तो 2.5833 आएगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 0 बट्टा 48 है तो इसको 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 0 हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, अब घटाएंगे तो हम लोग का बचेगा अंडर रूट क्या बचेगा, 2.5833। आप इसको वर्गमूल निकालिएगा आप लोग, है ना, जैसे बच्चा हम निकालते थे, अब निकल के आएगा 1.6, ठीक है, 07, और यही हम लोग का परमाप विचलन होगा और यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग परमाप विचलन निकालने के लिए सीखे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग परमाप विचलन की क्लास आज समाप्त होता है मेरे प्यारे साथियों, और मेरे ख्याल से लगता है आप लोग फार्मूला और इसका निकालने का और परिभाषा आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, और इससे प्रश्न आएंगे तो आप लोग से छूटने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी वीडियो बनाने में मन लगे, है ना, और फिर आप लोग के लिए और अच्छा से अच्छा बिल्कुल फ्री में क्लास लाते रहें, ठीक है। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।